एवरीवन, आई एम शालिनी। हम आपको क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के टॉपिक्स हम आपको बताएंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको कुछ बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि सब माइंड में आता है हमारे कि केमिस्ट्री होता क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री जनरली ये एक साइंस का ब्रांच है। ठीक है, ये एक साइंस का ब्रांच है जो कि डील करता है कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर। ये तीनों चीज़ हम पता करते हैं किसी भी मैटर का। ठीक है, केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तीनों चीज़ की स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, केमिस्ट्री में। और इससे रिलेटेड कुछ लॉज भी होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की जो स्टडी करते हैं, दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इट इज क्लियर। नेक्स्ट है, आपको पता है कि यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिया मैटर। तो मैटर क्या होता है कि एनीथिंग दैट हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसकी मास होती है वो और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे ये आपका ये बोर्ड आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है इसका एक पर्टिकुलर कुछ मास होगा। ठीक है, और ये जहाँ पे भी है एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि आपका ये मार्कर है। ठीक है, मार्कर का भी कुछ वेट होगा। ठीक है, और इसका कुछ वेट है, कुछ मास है। ठीक है, और मास होने के बाद ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। मीन्स वैसी सारी चीज़ें जिनका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उन सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, मैटर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर टू टाइप का होता है। पहला है मैटर्स का जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो टू बेसिस पे करेंगे। पहला है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैटर की क्लासिफिकेशन टू बेसिस पे करेंगे, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आपको पता है कि फिजिकली बेसिस पे हम मैटर को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ठीक है, फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। इट इज क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट वन इज solid, second one is liquid and third one is gas. Now in this second जो classification है आपका chemical classification, chemical classification के basis पे हम matter को 2 टाइप में पहले देखेंगे। पहला है आपका mixture, ठीक है, सेकेंड है आपका प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और इस मिक्सचर को फर्दर हम डिवाइड करेंगे होमोजीनस मिक्सचर में, हेट्रोजीनस मिक्सचर में। ठीक है, और ये जो आपका प्योर सब्सटेंस है इसको हम फर्दर क्लासीफाई किसमें किए, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। ना 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि सॉलिड किसको कहते हैं। कि आप देखते हो कि कोई भी चीज़ बिल्कुल सॉलिड है, फिक्स शेप है। ठीक है, उसका अगर फिक्स शेप और फिक्स मास है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड। मीन्स सॉलिड्स आर दोज मैटर विच हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इट इज क्लियर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। सॉलिड में आप जैसे बोल सकते हैं डिस्क मार्कर इज सॉलिड। ठीक है, इसका शेप चेंज नहीं हो सकता, इसका वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। ब्लैक बोर्ड जो दिख रहा है आपको, इसका भी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है। तो ऑल दीज आर सॉलिड। नेक्स्ट है आपका लिक्विड। ठीक है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए पानी ले लिए। ठीक है, तो मान लीजिए पानी को आपने किसी एक बॉटल में लिया है तो वो बॉटल का शेप में रहता है वाटर। ठीक है, जैसे आप किसी एक ग्लास में ले लेते हो तो पानी जो होता है वो गिलास का शेप ले लेता है। ठीक है, तो जो लिक्विड होता है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब कि अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है एक बॉटल में और आप उसको किसी दूसरे यूटेंसिल में या किसी दूसरी चीज़ में अगर आप डाल रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसमें भी जाने के बाद तो 1 लीटर ही होगा। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। नेक्स्ट है आपका गैस। ठीक है, गैस का कोई भी डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये रूम है एक। ठीक है, तो इस रूम में जो गैस
प्रेजेंस है, क्या वो आपको पता है कि कितना वॉल्यूम गैस प्रेजेंस है इस रूम में? नहीं। और ये गैस आप किसी भी चीज़ में इसको फील करोगे वो उसी के अकॉर्डिंग शेप ले लेता है। मीन्स गैस डजेंट हैव अ डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। इट इज क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। सॉलिड में हम सबसे कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं आइस। क्या ले सकते हैं? आइस, ठीक है। लिक्विड में वाटर, लिक्विड में वाटर, और गैस में वाटर वेपर। क्या ले सकते हैं? वाटर वेपर। अब आपको पता है कि अगर आइस है, ठीक है, आइस है, मान लीजिए आपने फ्रिज में वाटर को रख दिया, वो आइस बन गया, ठीक है। जैसे ही इसको वाटर में कन्वर्ट करना, आप क्या करोगे? फ्रिज से आप उसको बाहर रख देंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आप जब फ्रिज में रखे थे तो वहाँ पे टेम्परेचर लो था, तो टेम्परेचर लो होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया था? आइस में। सॉरी, टेम्परेचर लो होने की वजह से में कन्वर्ट हो गया था? आइस में। और जैसे ही आपने उस आइस को बाहर निकाला रूम टेम्परेचर पे, तो वो किस पे कन्वर्ट हो गया? वाटर में। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। और अगर मान लीजिए वाटर को आपने बॉयल करने के लिए गैस पे चढ़ा दिया, ठीक है, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वाटर में बॉइलिंग आने लगा, बॉयल होने लगा, ठीक है, वो वाटर वेपर बनने लगा, वेपर का फॉर्मेशन होने लगा वहाँ पे। तो इसका मतलब कि वहाँ पे वाटर से वाटर वेपर में जब कन्वर्जन हुआ तो वहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इट इज क्लियर? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, या वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? टेम्परेचर उसको देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और अगर हमको वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? उसको कूल करेंगे। क्या करेंगे? कूल करेंगे। और फिर वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? कूल करेंगे। इसका मतलब कि आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर, इन सबको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। और वाटर वेपर से वाटर या वाटर से आइस, इसमें हम लोग क्या करें? कूल कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। इट इज क्लियर? नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस का हम देखे थे केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। मिक्सचर हम कोई भी दो सब्सटेंस ले लें, ठीक है, कोई भी दो सब्सटेंस ले लें और उनको हम मिला दें, लेकिन उनका रेशियो फिक्स नहीं है, ठीक है, उनका रेशियो फिक्स नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 ग्लास लिया, ठीक है, दोनों ग्लास में मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून शुगर डाला और यहाँ पे 4 टेबल स्पून आपका शुगर डाले, तो दोनों में मिक्स जो आपका जो सब्सटेंस लिया, यहाँ पे भी वाटर और शुगर है, यहाँ पे भी वाटर और शुगर है, लेकिन क्या रेशियो क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट। तो कोई भी दो सब्सटेंस फिक्स रेशियो में नहीं कंबाइंड होते हैं, मतलब वहाँ पे कोई फिक्स रेशियो नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर। जैसे आप सैलेड खाए होंगे घर पे, तो आप देखते हो सैलेड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ककम्बर होता है, कैरेट होता है, ठीक है, ऑनियन होता है, टोमेटो होता है। तो क्या एक फिक्स रेशियो में आप कंबाइन करते हो? नहीं, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें लेते हो और बस मिक्स कर देते हो, तो वो क्या हो गया? मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब कि वो पूरे प्योर फॉर्म में हो, मतलब कि कोई एक ही सब्सटेंस वहाँ पे वन सब्सटेंस जब प्रेजेंस होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और आपको पता है कि आपके सारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें आप यूज करते हो या जो खाते हो, वो सारी चीज़ें मिक्सचर के ही फॉर्म में प्रेजेंस होती है। बहुत रेयर है जो आपके प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पे मिक्सचर है आपका 2 टाइप का, एक है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब कि वैसे मिक्सचर यहाँ पे 2 सब्सटेंस पूरी तरह से मिल जाए, मतलब कि उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस कंपोजिशन, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जैसे आप 1 गिलास पानी लिए, ठीक है, और इसमें आप 2 टेबल स्पून शुगर डाल दिए, इट इज क्लियर। तो आप देखोगे कि कुछ देर बाद उसको स्टीर करने के बाद, मिलाने के बाद, क्या आपको शुगर दिखेगा उसमें? नहीं, क्योंकि वो शुगर पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो गया। तो वो मिक्सचर आपका कैसा हो गया? होमोजीनियस। कैसा हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज क्लियर। नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसको कहते हैं जिसमें 2 सब्सटेंस को आप मिलाते तो हो, लेकिन उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है, ठीक है। 2 सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आप मिलाते तो हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है।
वैसे मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए और उसमें चॉक पाउडर मिला दीजिए या फिर सैंड मिला दीजिए, ठीक है। तो आप सैंड मान लीजिए मिला दिए और आप उसको स्टीर कर दिए, मिला दिए, क्या वो सैंड कभी भी डिजॉल्व होगा वाटर में? नहीं होगा। जैसे ही आप उसको थोड़ी देर के लिए लेफ्ट आउट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो आप देखोगे कि जो सैंड है वो नीचे की तरफ बैठ गया, सेटल डाउन हो गया, और जो वाटर है वो अलग हो गया, मतलब दोनों आपको अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर। नेक्स्ट है आपका प्योर सब्सटेंस में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट जनरली वो होते हैं जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंस होते हैं, जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट, ठीक है। और ये फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, तो सोडियम में सोडियम जितने भी एटम से मिलके बना है वो सारे एटम कैसे हैं? एक जैसे हैं, ठीक है। तो हम उनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड। कंपाउंड में मतलब कि वैसे दो एलिमेंट या 2 और मोर देन 2 एलिमेंट जब किसी फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं, जब किसी फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। जैसे एग्जांपल आपका बहुत कॉमन एग्जांपल H2O, ये आपको पता होगा वाटर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है आपका? ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, जब ये फिक्स रेशियो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? हमेशा H2O। समझ में आ गया? मीन्स ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे सब्सटेंस जब वो फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ये आपका एलिमेंट्स है, इट इज क्लियर। तो ये जब फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। एक और है CO2, तो आपको यहाँ दिख रहा है कार्बन कितना है? 1, और ऑक्सीजन कितना है? 2। मतलब कि कार्बन का 1 और ऑक्सीजन 2 मिलके क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग पहले टॉपिक में देखे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो उसी को थोड़ा सा और डिटेल में हम देखेंगे अभी। सॉलिड, लिक्विड और गैस में बेसिक क्या डिफरेंशिएट है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपको हम पहले बता चुके हैं अभी कि सॉलिड का जो होता है वो डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड के केस में क्या होता है कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। और गैस के केस में होता है कि आपका गैस जो है वो डेफिनेट शेप भी नहीं होता और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मीन इट हैज नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। बेसिक डिफरेंस जो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है आपका सॉलिड में कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि मान लीजिए कोई सॉलिड है, ठीक है, और सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कितने टाइटली पैक्ड हैं, कितने क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। तो सेकेंड जो आपके पॉइंट्स बोल रहे हैं, द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड। इन केस ऑफ लिक्विड यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं ये थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में कॉन्स्टेंट पार्टिकल थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, और गैस में बिल्कुल भी ये लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स काफी लूजली पैक्ड होते हैं, मीन्स ये आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉलिड में कि ये आसानी से मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरी टाइटली पैक्ड होते हैं। थर्ड है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब कि मान लीजिए ये आपका एक पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, या और भी हम ढेर सारे पार्टिकल, तो आप देख रहे हो कि क्या पार्टिकल्स के बीच में कोई डिस्टेंस है? नहीं है। तो इन डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड में क्या है? बिल्कुल भी कम है। इसको हम लोग नेग्लिजिबल बोलते हैं, मतलब ना के बराबर है, ठीक है। लिक्विड में आप देख रहे हो कि थोड़े से ज्यादा है, ठीक है। सॉलिड से कंपेयर में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लिक्विड में ज्यादा है, बट गैस से क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है।
और गैस में क्या है, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड जो है उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे ये आपका मार्कर है, क्या आप इसको कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड के केस में हम ये देख सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट ये कंप्रेसिबल होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। और गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, जैसे बलून हो गया, बलून में जब आप एयर फिल कर देते हो तो आप देखते हो उसको प्रेस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, तो गैस क्या हो गया, हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट है पॉजिट रिजिडिटी, मतलब एक पर्टिकुलर रिजिड शेप होता है इसका। सॉलिड का क्या होता है, रिजिड शेप, लेकिन लिक्विड में क्या होता है कि पॉजिट फ्लूइडिटी, मतलब कि इसमें फ्लो होने वाली प्रॉपर्टीज है। इसे लिक्विड जैसे ही माइंड में आता है तो मुझे लगता है कि लिक्विड वैसी चीज़ें होती है जो फ्लो कर सकती है, जैसे आप पानी गिरा दो तो क्या होता है, वो तुरंत यहाँ से वहाँ तक चला जाएगा, तो इसमें लिक्विड है फ्लूइडिटी। और गैस भी आपका क्या है, हाईएस्ट फ्लूइडिटी, ठीक है। गैस में हाईएस्ट फ्लूइडिटी कैसे हो सकता है, जैसे किचन में कुछ खाना बन रहा है, अच्छा सा स्मेल, मम्मी कुछ बना रही है, तो क्या होता है, आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो और फटाफट स्मेल आ जाता है आपके पास, ओ मम्मा कुछ अच्छा बना रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि गैस में फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इन मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी इन मिनिमम कैसे होगा, देख रहे हैं आप कि पार्टिकल्स जो है बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पास है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आप 2-3 फ्रेंड हैं, ठीक है, 2 फ्रेंड है मान लीजिए, ठीक है, तो 2 फ्रेंडों में बहुत अच्छी दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंड हो, तो क्या कोई तीसरा आके आप लोग को तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि आप लोग के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो वैसे सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। और क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी पास में होते हैं, उनके में इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल भी ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस ही नहीं होगा तो क्या ये पार्टिकल्स मूव कर पाएंगे? जब पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड के केस में काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की सॉलिड से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है सॉलिड के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस पर है तो ये थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये मूव कर सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा किस में होगी, लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा किस में होगी, गैस में, क्योंकि गैस में देख रहे हो ना पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो ये आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। जब ये आसानी से मूव करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की पार्टिकल्स की क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब कि मिनिमम सबसे ज़्यादा किस में होगी, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा गैस में, ठीक है। थर्ड है, 7th है आपका हाई डेंसिटी। जैसे मान लीजिए ये आपका सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स आप देख रहे हो, ठीक है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अगर मान लीजिए इतना एरिया ले लें, सिर्फ इतना, तो आप देख रहे हो यहाँ पे अप्रॉक्स 10 पार्टिकल्स गोले गोले हमने बनाए 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पार्टिकल्स आ गए, तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मास ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पे लिक्विड के केस में क्या है कि अगर हम यहाँ तक ले लिए, सिर्फ उतना ही लिए जितना सॉलिड में लिए, तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो 4 पार्टिकल्स की मास कम होगी सॉलिड के कंपेयर में, तो यहाँ डेंसिटी क्या होगी, सॉलिड से कम होगी। और गैस के केस में एकदम ही कम होगी। अगर हम यहाँ लें तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल एक भी पार्टिकल्स नहीं है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। यहाँ पे जो जितना भी सॉलिड लिक्विड गैस या आगे भी आप केमिस्ट्री में जो भी देखेंगे, ठीक है, सबसे बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमने प्रॉपर्टीज देखी वो 2 फैक्टर पे मेन डिपेंड करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। पहला है आपका इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है, और उनका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ठीक है। तो एक चीज आप याद कर लो कि अगर इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है।
अगर दूरी ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन कम होगा, और अगर दूरी कम होगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में इन तीनों में बेसिक जो भी आप डिफरेंसेस 6 to 7 या और भी डिफरेंसेस आप देखेंगे, ठीक है, तो आप यही देखोगे कि इन सारे का बेसिक जो है वो दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस। इज इट क्लियर? तो मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।